हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, आज 2 अक्टूबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। साथियों, आज के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी जयंती मनाया जाता है। आप लोगों से मेरा एक सवाल रहेगा कि आज के दिन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन के रूप में मनाने का घोषणा कर रखा है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आज के दिन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक कौन सा दिवस मनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। सबसे पहले फर्स्ट पेज देखते हैं। जो फ्रंट पेज है, इसमें ईरान फायर्स मिसाइल एट इजराइल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है ईरान भी इस वेस्टर्न एशियन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें शामिल हो चुका है और उसने इजराइल, जो कि लेबनान, सीरिया और पैलेस्टाइन रीजन में अभी कन्फ्लिक्ट कर रहा है, वहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान जो है अब इजराइल से युद्ध में शामिल हो चुका है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं। इसका कारण ये है कि आपको पता होगा कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लीडर थे नासरल्लाह, उनकी मृत्यु हो गई इजराइल के एयर स्ट्राइक में। तो अब इसका ही प्रतिरोध के रूप में, रिप्राइजल के रूप में हम कह सकते हैं कि ये सारी जो टसल्स उभर कर आई है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। हमें ध्यान रखना है कि ईरान जो है अब इसमें वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। साइंस और अंतरिक्ष स्पेस के सेक्टर से हमारे लिए खुशखबरी है। इससे पहले भी हमने देखा है कि इसरो ने पहले ही बता दिया था कि जो वेनस पर हम अपना मिशन भेजने वाले 2028 तक। अब इस पर थोड़ा सा और विस्तार से बात किया गया है कि कैसे कैसे भेजा जाएगा, उसमें कितने पेलोड्स होंगे, किस व्हीकल से भेजा जाएगा। इन मुद्दों को भी और स्पष्ट किया गया है। तो हमें यहाँ पर देखना है क्या क्या न्यूज में बताया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसरो द्वारा जो ये विनस मिशन लॉन्च किया जाएगा, ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी दी हुई है कि ये कब यहाँ से डिपार्चर होगा। आप यहाँ पर देखिए, अर्थ डिपार्चर डेट इज शेड्यूल ऑन मार्च 29 2028, मतलब 2028 में 29 मार्च को ये डिपार्चर होगा। और ये पहुंचेगा कब? अराइवल डेट ऑन वेनस इज जुलाई 19 2028, मतलब कह सकते हैं कि 19 जुलाई 2028 को ये शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ ये मिशन है और इसके अंतर्गत बताया गया है कि 112 दिनों का ये पूरा का पूरा यात्रा रहेगा। इसमें 1236 करोड़ रुपए का जो ये वेनस का ऑर्बिटर मिशन है, उसके अंतर्गत इतना फंड रखा गया है। और इसको अभी हाल ही में हमारे यूनिट कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है ऑर्बिटर मिशन को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑर्बिटर का मतलब ही आपको समझना है कि ये शुक्र ग्रह के चारों ओर घूम के चक्कर लगा के वहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करेगा, ना कि वहाँ पर कोई लैंड रोवर या कोई चीज़ उतरेगी नहीं। मतलब वहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं होने वाला है, कोई हार्ड लैंडिंग नहीं है। बस ये ऑर्बिटर जो है उसके अंतर्गत ही घूमने का कार्य करेगा शुक्र ग्रह पर। ठीक है, और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या बताया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जिस व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा उसका नाम होगा व्हीकल मार्क M3, LVM3 बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप LVM का नाम। उसके अलावा क्या क्या बताया गया है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसरो ने बताया है कि इसके अंतर्गत जो है 16 जो पेलोड्स होंगे वो भारतीय होंगे। ठीक है, विथ 16 आर इंडियन पेलोड्स। टोटल जो होंगे वो 19 पेलोड्स इसके अंतर्गत जाएंगे इस सैटेलाइट LVM3 के अंतर्गत, जो विनस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा बताया गया कि ये क्या करेगा वहाँ पर जाके। जो विनस ऑर्बिटर मिशन है ये विल एक्सप्लोर प्लेनेट एटमॉस्फेयर सरफेस, जो भी वहाँ पे प्लेनेट का वायुमंडल है, उसका सरफेस है, और इंटरेक्शन विद द सन, सन से ये कैसे इंटरेक्शन करता है, इन सब चीज़ों पर अध्ययन करेगा। ठीक है, की ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो मुख्य और भी क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में भी बताया गया है। एग्जामिन डस्ट, जो वहाँ पे धूल कण है विनस एटमॉस्फेयर में, उसको एग्जामिन करेगा। मैपिंग करेगा उसकी टोपोग्राफी को, जो उसका उच्चावच भूमि स्थल है उस सबका क्या करेगा, मैपिंग करेगा इन हाई रेजोल्यूशन के थ्रू। स्टडिंग द सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम, स्टडिंग द सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम नियर वेनस, जो शुक्र ग्रह के नज़दीक में एक्सरे स्पेक्ट्रम होते हैं उनका अध्ययन करेगा। उसके बाद एयर ग्लो, इन्वेस्टिगेटिंग सब सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रकार की चीज़ों पर अध्ययन करेगा। तो ये
2028 में लॉन्च होने वाला मिशन है इसरो का। ये भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम शुक्र ग्रह पर अध्ययन करने के लिए 2028 तक हमने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एशियन नाटो, यहाँ पर एक चर्चा बना हुआ है एशियन नाटो को लेकर, और इसको सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया गया है ये जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने अभी हाल ही में कल ही शपथ लिया, कह सकते हैं कि पीएम बने हैं वो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका नाम भी याद रखेंगे। उनका नाम है मिस्टर इशिबा, ठीक है। आप पूरा नाम देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि मिस्टर इशिबा जो है वो एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन ट्यूसडे, ठीक है। उन्होंने अभी हाल ही में मंगलवार को ही पद ग्रहण किया है प्रधानमंत्री का, ठीक है, जापान के। और हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं यहाँ जापान में, तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका नाम शिगेरू इशिबा अभी न्यूज़ में बने रहेंगे। इन्होंने ही चर्चा छेड़ा था कि जैसे क्वाड एंड अदर अलायंस जो है, हम मिलकर एशियन नाटो का गठन किया जाना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जो कि चाइना को डिटर करेगा, ठीक है, फ्रॉम यूजिंग मिलिट्री फोर्स। चाइना को मतलब प्रतिरोध रोकने के लिए हम मिलिट्री फोर्स के माध्यम से एक एशियन नाटो क्यों ना बनाए, इस तरीके की बात इन्होंने कही थी। लेकिन जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। डज नॉट शेयर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा व्यू, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि इंडिया डज नॉट शेयर, मतलब हम इससे सहमत नहीं है और इसमें भागीदारी का कोई इरादा नहीं है, ऐसा हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया। तो हमें ध्यान रखना है इससे नाटो क्या होता, किसने इस बारे में बात करी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि पहली महिला जो है एयरफोर्स की मेडिकल सर्विस में डायरेक्टर जनरल के पद पर गई है, कह सकते हैं कि हेड बनी है वो सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, ठीक है। आपको नाम ध्यान रखना है, आरती सरीन। अगर आपको कभी भी विजिबिलिटी या क्लियर ना दिखाई दे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई बार स्क्रीन जूम नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। मैं ज़रूर आपका जो भी क्वेरी होगा उसको क्लियर करूँगा। यहाँ बताया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, ठीक है, यानी कि जो भी AFMS कह सकते हैं हम इसको शॉर्टकट में। इनकी जो मुख्य हेड है वो पहली बार वुमेन बनी है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट आगे देखते हैं। साथ ही यहाँ पर असम से जुड़ा हुआ न्यूज़ आया है, जिसमें कि असम के 8 जो प्रोडक्ट है, फूड आइटम्स है या फिर कह सकते हैं कुछ भी ट्रेडिशनल है, उनको GI टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। आप जानते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री होती है जो चेन्नई में है, और उसी के तहत देख सकते हैं यहाँ पर कि वही देती है, ग्रांट करती है GI टैग को। और GI टैग पता है आप, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, इसका मतलब भौगोलिक संकेत है, उस भूगोल और उस कल्चर से रिलेटेड ही वो चीज़ होगी जिसको ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 8 देख सकते हैं आप, 8 प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स, सेवरल यूनिक वेराइटीज ऑफ राइस बियर, ठीक है। कह सकते हैं कि हम जो चावल से बनाए जाने वाले जो बियर होते हैं उसको किण्वित करके बनाया जाता है, तो उससे जुड़े हुए 3 जो बियर है उनको मिला है, बाकी कुछ और चीज़ों को भी मिला है। हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके, आप नाम नोट डाउन कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगर बोडो करके आएगा तो वैसे भी आप पता लगा लेंगे कि बोडो ट्राइब असम में रहती है, तो ये निश्चित तौर पर असम की ही है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि सवाल कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बोडो जोगुआरन, ठीक है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा होता है, और ये राइस से बनाया जाता है, तो राइस बियर हो गया, और बोडो कम्युनिटी इसका यूज करती है, ठीक है। तो बोडो जोगुआरन, ठीक है, इस प्रकार का एक नाम है, GI टैग इसको भी मिला है। सेकेंड वेरिएंट है माइब्रा जोउ बिडवी, ठीक है। इसमें संभावित है कि इसमें बोडो नहीं लिखा हुआ है, तो सवाल इसी टाइप से पूछा जाए कि कहाँ का जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। तो माइब्रा जोउ बिडवी एक नाम ये हो गया। ये सब राइस बियर के ही टाइप है। देखिए वेलकम ड्रिंक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है बाई मोस्ट बोडो ट्राइब्स। अधिकतर जो बोडो जनजाति है वो इसको वेलकम ड्रिंक के तौर पर भी यूज करती है। तीसरा जो है वो है बोडो जोउ घीसी, ठीक है, बोडो जोउ घीसी। ये भी क्या है, राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है, ठीक है। ये तो हमने देखा कि जो राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज थे ये। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जूम करके हम दिखाते हैं, बोडो नफाम, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का डिश है जो कि फर्मेंटेड फिश से तैयार किया जाता है, ठीक है।
मछली से बनाया जाता है, ये बोडो नफाम। इसके अलावा बोडो ओंडला, ये भी एक प्रकार का डिश है जिसमें ये सब प्रयोग में लाए जाते हैं, बोडो ओंडला। फिर बोडो गोखा, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला है। इसको गोका या गोखी भी कहते हैं। ये भी सागू फेस्टिवल होता है उस दौरान प्रिपेयर किया जाता है इसको। इसके अलावा और क्या क्या है, इसके अलावा है बोडो नारजी, ये भी सेमी फर्मेंटेड फूड है जिसको कि जूट के पत्तों से बनाया जाता है, ठीक है। और लास्ट में एक और है बोडो अरोनाई, ठीक है, बोडो अरोनाई, ये एक प्रकार का कपड़ा है और छोटा और अच्छा सुंदर कपड़ा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसको भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल चीजें होती है जिनको कि जीआई टैग दिया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल पेज पे आज आर्टिकल कुछ खास अच्छे है नहीं जो ज़्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, तो हम उस पर पूरा डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमारे काम की है, थोड़ी बहुत हमें जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए हमने उनको भी देख लिया है। जैसे फर्स्ट आर्टिकल देख सकते हैं, वक्फ बिल जो आया है 2024 का, उसको लेकर ऑथर जो है सवाल उठा रहे हैं कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं और उनको दूर करने की ज़रूरत है। वक्फ बिल आप जानते हैं, वक्फ जो है एक प्रकार की संपत्ति है जो कि स्पेसिफिकली डोनेट करके आती है, परमानेंटली डोनेट होती है, उसे वापस नहीं ली जा सकती। जैसे कि आप देखते होंगे मस्जिद, मंदिर, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो मंदिर तो नहीं, लेकिन ये इस्लामिक कानून के तहत इसको वक्फ कहते हैं। जो भी दान की संपत्ति आती है और उसे सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है, तो वो वक्फ संपत्ति कहलाती है और ये शरिया के नियमों के तहत कार्य करती है, ठीक है। तो इसलिए इसे वक्फ कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है, शुरुआत में देखिए आपकी जो हमारे संविधान है उसके अंदर भाग 3 में आर्टिकल 26 में बताया गया है कि जो सभी धर्मों को अपने तरीके से जो है उनको राइट दिया गया है कि वो अपना मैनेज करे, अपने धार्मिक अफेयर्स जो भी है उनको अपना नियंत्रित और प्रबंधित कर सकते हैं अपने अनुसार, तो ये अधिकार दिया गया। साथ में बताया गया कि आर्टिकल 13(2) ये राज्य पर एक प्रकार से सीमाएं लगाता है कि वो किस प्रकार के कानून नहीं बना सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि आर्टिकल 13(2) जो है स्टेट को रोकता है ऐसे कानून बनाने से जो कि हमारे इस पार्ट, मतलब पार्ट 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, इसको किसी भी स्तर से कम करता हो, ठीक है, किसी भी लॉ के द्वारा उसको कम करने का प्रयास किया जाता हो। अगर ऐसा किया जाता है तो वो वॉइड हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर उदाहरण देके बताया जा रहा है कि जो वक्फ बिल 2024 है इसमें इन्फ्रिंजमेंट किया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से ये हस्तक्षेप किया जा रहा है और इसको स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, अधिकार का बताया गया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 का जिक्र किया गया, जिसमें बताया गया कि इसमें भी नो नॉन हिंदू इज एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ इट्स मैनेजमेंट एट एनी लेवल। मतलब जो ये विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है 1983 का, इसमें भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी गैर हिंदू जो है इसका सदस्य नहीं बन सकता, इसके प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य नहीं बन सकता किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हर लेवल पर हिंदू ही शामिल होगा, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि इवन और भी बहुत सारे रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट है 1863, और ये बताया गया कि जैसे सिख है, क्रिश्चियन है, ये सब अपने अपने राइट्स का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि जो ये वक्फ बिल आया है इसके अंदर एक प्रावधान है जिसको लेकर ऑथर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे कि थ्रू द वक्फ बिल 2024 इसमें एक प्रपोज किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, इन्होंने बताया कि नो मुस्लिम्स यानी कि 2 मेंबर्स सीट ईच इन सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड ऑल द स्टेट वक्फ बोर्ड, इसमें क्या होंगे, नॉन मुस्लिम्स होंगे। मतलब कि ऐसा प्रावधान किया है कि कम से कम 2 मेंबर जो है वो नॉन मुस्लिम, मतलब कि वो मुसलमान नहीं होंगे, वो मुस्लिम नहीं होंगे, ये प्रावधान लाया गया है। जबकि हम देख रहे हैं कि बाकी सारे जो एक्ट है उसके अंतर्गत उसी धर्म से रिलेटेड लोग उसमें उसको प्रबंधन करने में शामिल हो रहे हैं, जबकि वक्फ काउंसिल जो होता है वक्फ की से जुड़ी हुई संपत्ति जो है, अधिग्रहण, स्वामित्व, इन सबको लेकर देखता है। तो सेंट्रल वक्फ हो या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्फ बोर्ड होते हैं, जो राज्य वक्फ बोर्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जो परिषद होती है, ये इसके अंदर भी 2 सदस्य जो हैं वो गैर मुस्लिम होने चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। जो कि बताया गया है कि जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग मुस्लिम इज प्रपोज टू बी रिमूव्ड, मतलब कि जो वैधानिक प्रावधान था, आवश्यकता थी कि मुस्लिम होना चाहिए, उसको हटा दिया गया है, हटाया जा रहा है। मेजोरिटी ऑफ द सीट्स इन ऑल दीज बॉडीज गवर्निंग वक्फ बोर्ड, जो कि मेजोरिटी ऑफ सीट जो थी मुस्लिम्स की होती थी, उसमें से अब ये प्रावधान, वैधानिक प्रावधान जो है हटा दिया जा रहा है और उसकी जगह पे नॉन मुस्लिम्स भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिलीजियस
मैटर पे बताया जा रहा है कि रिलीजियस फ्रीडम को किस प्रकार से डिक्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऑथर यहाँ पर सहमत नहीं है वक्फ बिल से, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें और भी अधिक कुछ काम का चीज़ है नहीं जिसे हमें लेकर डिस्कस करना चाहिए। वक्फ बिल आपको पता होना चाहिए कि वक्फ बिल क्या है, वक्फ क्या होती है, और कौन कौन से एक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। खासतौर पर यहाँ पे रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट 1863 और ये श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, ये सब अपने अपने गवर्निंग के क्षेत्र में एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड प्रावधान देखे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल है जिसमें ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको जानना जरूरी है कि ये शब्द होता क्या है। और इस जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैंकोफोनी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रैंकोफोनी क्या होता है, तो इसलिए इसको लाया गया है क्योंकि हमारे से रिलेशन इसका बहुत कम है, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड आर्टिकल लिखा गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज का दुनिया ग्लोबल स्तर पर क्या मतलब कह सकते हैं कि स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और उसको डिप्लोमेसी में कैसे प्रयोग करता है फ्रांस, इन सब मुद्दों पर यहाँ बताया गया है। थोड़ा बहुत ही इंडिया से रिलेशन है बस, क्योंकि इंडिया के आपको पता होगा पुडुचेरी में फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी खासी संख्या में बोली जाती है, तो इसलिए कुछ बताया गया है यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड भी। तो हम देख लेते हैं कि 19th जो फ्रैंकोफोनी समिट होने वाला है वो होने वाला है अक्टूबर 4 और 5 को 2024 में ही, अभी 2 दिन बाद ही। समिट विल टेक प्लेस इन पेरिस और विलर्स कॉटरेट्स, ठीक है, इन शहरों में होने वाला है। यहाँ पे बताया गया कि 1539 में जो किंग थे फ्रांसवा फर्स्ट, उन्होंने डिक्लेयर किया था फ्रेंच को एक मतलब कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रुप में, ठीक है। फ्रेंच को 1539 में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो फ्रांस की क्या हो गई थी, ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी थी। तो ये समिट होने वाला है फ्रैंकोफोनी। अब फ्रैंकोफोनी क्या है, एक प्रकार से एक संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रेंच बोलने वाले देशों का एक प्रकार से कह सकते हैं हम संगठन है, ठीक है। जितनी भी दुनिया भर में फ्रेंच बोली जाती है उन सबको मिलाकर एक संगठन है फ्रैंकोफोनी, ठीक है। इन्हीं लोगों का समिट होने वाला है अभी पेरिस में, ठीक है। यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म, बहु राष्ट्रवाद, इस तरीके से मुद्दे हैं जिन पर बातचीत किया जाएगा। मेजर डिजिटल इशू, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सभी जितने भी हम मुद्दे देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये सारे मुद्दों पर बात किया जाएगा। कहाँ पे, फ्रैंकोफोनी समिट के अंतर्गत। यहाँ पे बताया गया है कि जो 321 मिलियन फ्रेंच स्पीकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड स्तर पर अभी क्या स्थिति है फ्रेंच की, 321 मिलियन जो है लोग वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, इंक्लूडिंग पुडुचेरी इंडिया, ठीक है। तो इंडिया भी पार्टिसिपेट इसमें करता है, डिप्लोमेटिक रूप से वहाँ पर इंडिया को बेनिफिट मिलता है, इसलिए इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। और इसके अलावा यहाँ बताया गया कि इस संगठन का जो स्थापना है, देख सकते हैं आप, फाउंडेड इन 1970, ठीक है। 1970 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन बिटवीन कंट्रीज दैट यूज द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को ऑर्गेनाइज बढ़ाती है और उनको जोड़ती है जो कि यूज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया कि यहाँ पे ट्यूनीसिया, कंबोडिया, कुछ एग्जांपल देखें, इन देशों में क्या है, जो फ्रेंच है वो मुख्य लैंग्वेज के रूप में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल में कुछ खास है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर फिर भी देखते हैं कि जो इमैनुअल मैक्रोन है, इन्होंने अभी हाल ही में 79 जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चल रहा था उसके अंतर्गत इन्होंने मल्टीलैटरलिज्म को लेकर फिर से यहाँ पे पुरजोर कोशिश किया। तो ये माना जा रहा है कि जो ये फ्रैंकोफोनी समिट होने वाला है यहाँ पे भी मल्टीलैटरलिज्म का जो मुद्दा उठेगा तो उसमें भारत को कैसे लाभ मिलेगा, कि भारत शुरुआत से ही मल्टीलैटरलिज्म की बात करता रहा है और इसको इमैनुअल मैक्रोन भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत भी अपनी बात वहाँ रख सकता है। और बहुत सारे मल्टीलैटरलिज्म से सपोर्टेड जो कंट्री होगी वो भी इस समिट में अपनी बात रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन ने उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट होती है उसमें G4 नेशन को उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। वहाँ पर पुरजोर तरीके से उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मोर एफिशिएंट होना चाहिए, एक बेहतर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सब संस्थाएं तब बनी थी जब अलग विभिन्न टाइप की परिस्थितियां थी, अब वैसी नहीं है, तो इसको मोर इंक्लूसिव बनाने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर बताया गया है जो यूनाइटेड नेशन में इमैनुअल मैक्रोन, जो पता है आपको
फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला था। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एआई एक्शन समिट है 2025 में, वो भी पेरिस में होने वाला है। ठीक है, एक तो नोट डाउन आप ये कर सकते हैं कि एआई से रिलेटेड है एक्शन समिट 2025 का, वो पेरिस में होने वाला है, फ्रांस में। इसके अलावा बताइए कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, ठीक है, मतलब भारत और फ्रांस का नवाचार जो वर्ष होगा वो होगा 2026 में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान से रख सकते हैं अपने इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में। फ्रैंकोफोनिस, इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, फिर इमैनुअल मैक्रोन द्वारा G4 नेशन, जिसमें इंडिया भी है, उसका समर्थन किया जाना कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के रूप में। ये सारे पॉइंट को आप मिला के इंडिया फ्रांस रिलेशन पे अच्छा लिख सकते हैं। इसके अलावा ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है, इसमें यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि जो उसमें खामियां उभर कर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पूजा खेड़कर जो अभी मामला आया था, जिसमें फेक सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्शन पाया था, इस मुद्दे को बताया गया। फिर बताया गया कि ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इन सब में भी सही से क्लैरिटी नहीं आ पाती है कि फेक तरीके से बन जाता है। जैसे बताया गया कुछ मामले तो ऐसे हैं जिसमें कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी जुड़े हुए फ्रॉड देखे गए। तो यहाँ पर मेनली सर्टिफिकेट्स और इनको बनाने में धांधली, इनका जो क्राइटेरिया है इसको निर्धारित करने में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। इसको बताया जा रहा है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ठीक तरीके से करना चाहिए, और ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इन लोगों को पेनलाइज करना चाहिए जो कि पैसे लेकर, या फिर कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार तरीके से सर्टिफिकेट बनाते हैं और हासिल कर लेते हैं उन लोगों को भी। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हरिकेन हेलेन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि हरिकेन हेलेन जो है वो साउथ ईस्ट जो यूएसए है वहाँ पर अभी इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, फ्लोरिडा तक में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे डेथ हुए हैं, तो हरिकेन हेलेन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है कि गूगल जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, कम से कम $1 बिलियन कह सकते हैं, इन्वेस्ट करने जा रहा है। कहाँ पे? थाईलैंड में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और कहाँ पे गूगल लगा रहा है इनमें से प्लांट, तो पूछा जा सकता है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरीके के नाम देकर, तो आपको ध्यान रखना थाईलैंड में लगा रहा है। और एक न्यू डाटा सेंटर भी स्थापित करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ एक न्यू डाटा सेंटर भी स्थापित करने का प्लान है गूगल का। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी ग्रोथ स्लोड इन सितंबर, नेट इनफ्लो नियर 1.53 लाख रुपीस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो बताया जा रहा है कि 40 महीनों में कम हो गया सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखिए अब जीएसटी टैक्स कलेक्शन स्लम्प्ड टू अ 40 मंथ लो ऑफ 6.5% इन सितंबर, विद रिवेन्यू जो है ये है 1,73,240 करोड़। ठीक है, अबाउट 1% लोअर देन द टैली इन अगस्त, मतलब अगस्त की तुलना में जो है 1% ये कम है। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्शन जो है वो गिरा है, कम हुआ है, बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है कि ये सर्ज ना करके फॉल किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, या फिर इजराइल और गाजा वेस्ट में जो लड़ाइयाँ चल रही है, उसकी वजह से भारतीय डायमंड उद्योग जो है वो कितना प्रभावित हो रहा है। ठीक है, अगर डायमंड उद्योग से जुड़ा हुआ सवाल आया, या इंडिया का रसिया के साथ रिलेशन से संबंधित आए इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उससे भारत पर क्या प्रभाव चल रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री पर। तो यहाँ पर डायमंड इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, खबर अच्छी नहीं है, इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये अच्छी खबर नहीं है, बुरी खबर है, क्योंकि इंपोर्ट हम जो रफ मटेरियल करते थे डायमंड का, वो मेनली रसिया से करते थे, और उन कंट्री से ही करते थे वेस्ट में जो स्थित है अभी इजराइल और ये सब। लेकिन वहाँ पर वॉर चलने के कारण क्या है कि अब हम रॉ मटेरियल ही प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मोर देन 50,000 वर्कर हैव लॉस्ट देयर जॉब्स इन द पास्ट 8-9 मंथ्स, मतलब 50,000 जो वर्कर है उन्होंने अपनी जॉब खो दी है 8 से 9 महीने के अंदर अंदर। और देख सकते हैं कि 70 लोग तो जिन्होंने सुसाइड कर लिया है।
सूरत में। सूरत आपको पता है कि डायमंड के बहुत बड़े बड़े उद्योग सूरत में ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये भयावह स्थिति को व्यक्त कर रहा है एक प्रकार से। रसिया यूक्रेन वॉर, एस्केलेटिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया, ये सब जो मुद्दे बताए गए, जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर चल रहे हैं, इसके कारण ऐसा हो रहा है कि जो वर्कर्स है अपनी जॉब खोते जा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो रसिया वॉर, यूक्रेन एंड इजराइल गाजा वॉर जो है सेवरली हिट द सप्लाई चेन। ठीक है, सप्लाई चेन जो है वही प्राप्त आपूर्ति श्रृंखला ही प्रभावित हो रखी है। देखिए, रॉ स्टोन्स एंड कट एंड पॉलिश डायमंड्स, तो जो रॉ कच्चा कह सकते हैं कि कच्चा जो स्टोन होता है, रॉ मटेरियल आप जानते हैं, उसके बिना तो फिर पॉलिश मटेरियल बन ही नहीं सकता, उसी की सप्लाई रुक गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रसिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ रफ डायमंड इन सूरत। ठीक है, जो सूरत में हम खरीदते हैं डायमंड रफ, उसमें रसिया एक सबसे बड़ा सप्लायर है। देख सकते हैं कि इंडिया इंपोर्ट्स अ लिटल ओवर 30% ऑफ इट्स रफ डायमंड्स फ्रॉम रशियन माइंस। और रशियन माइंस, और जबकि रसिया पे क्या लगा, वेस्टर्न सैंक्शन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, और वो इस तरीके की चीज़ों को बेच नहीं सकता है, कोई कंट्री खरीद नहीं सकती। ऐसे प्रतिबंध वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाया हुआ है, अमेरिका द्वारा स्पेसिफिकली। द इम्पोर्टेड स्टोन्स आर ब्राउट टू सूरत फॉर कटिंग एंड पॉलिशिंग, मतलब जो इम्पोर्टेड स्टोन्स है वही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कार्य जो है बहुत सारा रुका हुआ, और इससे बहुत सारे देश प्रभावित है यहाँ पर बताया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी डायमंड इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पहले यहाँ पर चर्चा कर लिया है कि जो न्यू पीएम है जापान के, वो इशिबा, शिगेरू इशिबा, हम पहले ही इसको देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि हैती में इन दिनों बहुत भुखमरी चल रहा है, तो हैती को आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर फूड क्राइसिस के तौर पर आप रिमाइंड रखेंगे कि फूड क्राइसिस अभी किस कंट्री में चल रहा है, तो ये हैती है, एक आइलैंड है कैरिबियन देश का। इसके अलावा चाइना जो है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो है 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको पता होगा 1949 में चीन का जो गणतंत्र है वो स्थापित हुआ था। ठीक है, तो 75 एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इससे संबंधित चीज़ें भी आप देख सकते हैं, जो क्योंकि जो न्यूज़ में आती है डायरेक्टली वो नहीं पूछा जाता है कि कितने वर्ष हो गए या कब हुआ था। आपको देखना होगा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कैसे बना था, जैसे उसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखनी होगी कि उस समय माओ से तुम किस किस के बीच में चल रहा था, चाइना का जो सिविल वॉर था वो क्या था, चाइना को फ्रीडम कैसे मिला, तो हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उनके लीडर्स से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बेसिकली। और इसके अलावा जो है नाटो का जो मुख्य चीफ है, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है कि मार्क रुटे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं नाटो चीफ Mark Rutte on Tuesday downplay fears over the impact of a potential Donald Trump victory in coming US presidential election and pledged to keep backing Ukraine। उन्होंने कहा कि जो ये खतरा और ये संभावित परिणाम के रूप में देखा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो है यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेंगे, हम उनके पीछे हमेशा खड़े रहेंगे और उनको पावरफुल मिलिट्री अलायंस के तौर पर शामिल करते रहेंगे, इन्होंने बोला है नाटो चीफ ने। तो ठीक है, नाटो चीफ का जो नाम है मार्क रुटे, आपको ध्यान रखना है क्योंकि नाटो पूरा वर्ष न्यूज में बना रहा है। ठीक है, और इन्होंने हाल में ही पद संभाला है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम स्पोर्ट्स में। साथियों, इतने सवाल हमारे पास आते नहीं है स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से तो स्पेसिफिकली अभी नहीं आ रहे, और कोई ऐसा इम्पोर्टेंट सीरीज भी नहीं चल रहा है कि हमें उसको बहुत ध्यान ही रखना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।